प्राची और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्ट एजुकेशन डीएलएड सेकेंड ईयर में वन शॉट वीडियो। सारी यूनिट इस वीडियो में कवर होंगी। जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम आपका आर्ट एजुकेशन का आ गया है, बिल्कुल नज़दीक है। मुझे उम्मीद है बाकी सारे एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे गए होंगे। आप इस वीडियो में सारी यूनिट्स को कवर करोगे। अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहे हो या फिर आप रिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, ठीक है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और उसके आंसर्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो हमारी आर्ट एजुकेशन की। सबसे पहले हमें समझना है कि आर्ट क्या होती है। आर्ट होती है एक्सप्रेसिंग आइडियाज, इमोशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को और जो भी हम फील करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा आर्ट एजुकेशन क्या होता है, उस स्किल को डेवलप करना। कौन सी स्किल? जिसमें हम आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने थॉट्स को शेयर कर सके, उस स्किल को डेवलप करना हमारा आर्ट एजुकेशन कहलाता है। ये एक मीडियम है जो कि स्टूडेंट जो है स्किल डेवलप करने में यूज करता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है आर्ट एजुकेशन की? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है कि जहाँ पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज को, इमोशंस को और इमेजिनेशन। अब आर्ट एजुकेशन में फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पेंटिंग बना रहा है तो वो पेंटिंग में क्या बनाता है, जो वो इमेजिन कर रहा होता है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो इमेजिनेशन को जो है ये प्रमोट करती है। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आते हैं एस्थेटिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्थेटिक्स इन एजुकेशन क्या होते हैं? देखो, एस्थेटिक का मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है। एस्थेटिक्स इन एजुकेशन में आपको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एप्रिसिएशन, ठीक है, समझ रहे हो? आपको ये वर्ड जरूर लिखना है, कीवर्ड है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग करी किसी बच्चे ने, ठीक है, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। एप्रिशिएशन ये नहीं कि आप उस बच्चे को कर रहे हो कि यार इसने अच्छा किया, उसने खराब किया, ये कंपैरिजन वाली बात नहीं है। इसमें बात क्या है कि अगर किसी बच्चे ने कोई पेंटिंग करी है, ठीक है, तो आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप उस आर्ट को डिफाइन कर सको कि ये किस लेवल की और कितनी खूबसूरत जो है आर्ट करी गई है। तो एप्रिसिएशन आपका क्या होता है? एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो अप्रिशिएट करने की फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस मिलता है। उसके अलावा सेल्फ एक्सप्रेशन भी इसमें है। विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। विजुअल आर्ट बेसिकली क्या होती है? विजुअल आर्ट एक ऐसी आर्ट होती है जो या तो 2 डायमेंशन फॉर्म में होती है या 3 डायमेंशन फॉर्म में होती है, ठीक है, और टेंजिबल होती है। टेंजिबल का मतलब क्या है? जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर और फोटोग्राफी। पेंटिंग मतलब पेंट करना, स्कल्पचर मतलब होता है मूर्तिकार, ठीक है। उसके बाद आपका फोटोग्राफी। अब आपके इसके फीचर्स क्या है? एक तो ये स्टेबल होती है, उसके बाद अनमोबाइल होती है, ठीक है, और ऑब्जर्व की जाती है। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस और रिदम, ठीक है। विजुअल आर्ट बेसिकली एक ऐसी आर्ट है जहां क्राफ्ट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग चीजें कम होती हैं और क्राफ्ट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा होती हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में बेसिकली क्या है? ये इंटेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन आप ये आपकी एक्सप्रेसिंग की फीलिंग से डेवलप होती है। एक्सप्रेस्ड बाय द मीडियम, किसी मीडियम से एक्सप्रेस होती है। जेस्चर्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इन्वॉल्व करती है। इसके एग्जांपल है डांस, ड्रामा, म्यूजिक। डांस, ड्रामा, म्यूजिक ये भी आर्ट है, ठीक है, लेकिन एक किस आर्ट में आते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट में, जिसमें परफॉर्म किया जाता हो। अब आते हैं हमारे एजुकेशनल थिंकर्स पे। एजुकेशनल थिंकर्स का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको नहीं इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। कम आते हैं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे एजुकेशन थिंकर्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन उन सब में से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको सेलेक्टेड पूछे जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल पे सारे एजुकेशनल थिंकर्स मैंने अपलोड कर दी हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉन डुई के बारे में। सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, इनकी ये एज का पूरा ये आपको नंबर याद रखना है, ईयर याद रखना है। 1859 टू 1952 तक का लाइफ स्पैन था इनका। अब इन्होंने आर्ट एजुकेशन में क्या किया? देखो, सबसे पहले तो लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, जॉन डुई ने।
क्योंकि इनका कहना था कि बच्चा जो है जब करके सीखता है, जब देख कर ऑब्जर्व करके सीखता है, उससे बेहतर जब वो खुद कोशिश करके सीखता है तो बच्चे को जो है काफी टाइम तक वो चीज याद रखता है, आसानी से नहीं भूल पाता है। उसके अलावा आर्ट को एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहा है इन्होंने। उसके अलावा इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक ऐसा करिकुलम जहाँ पे आर्ट एजुकेशन को भी पूरी इंपॉर्टेंस दी जाए, उसकी बात इन्होंने करी है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लोगे। सबसे पहला था कि आपका लर्निंग बाय डूइंग हो, उसके अलावा आर्ट को मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कहा है, उसके अलावा तीसरा आपको इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात करी है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने जॉन डुई के याद रख लिए। अब आते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर पर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का लाइफ स्पेन था 1861 टू 1941। बंगाल के ये थे, एक इंडियन एजुकेशनल थिंकर है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनका क्या है, सबसे पहला इन्होंने क्या करा, नेचर से कनेक्ट करके बच्चों को सिखाने की बहुत इम्फेसिस किया। बच्चा जो है एक नेचर को अपना आर्ट फॉर्म माने और नेचर से सीखे, वो इन्होंने बात करी। दूसरा पॉइंट, शांति निकेतन इन्होंने बनाया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। शांति निकेतन का निर्माण इन्होंने करा था। उसके बाद इन्होंने उसका नाम चेंज करके भारतीय यूनिवर्सिटी कुछ रख दिया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, शांति निकेतन आप जरूर लिखेंगे, और वो पीस के लिए बनाया गया था, ठीक है। थर्ड पे आता है, बच्चों को म्यूजिक और पेंटिंग इंटीग्रेट करके इम्फेसिस जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे कि म्यूजिक और इसको पेंटिंग को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। काफी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इन्होंने बनाए थे, इसीलिए म्यूजिक पर इनका काफी ज्यादा इम्फेस था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं विक्टर लोवरफील्ड। विक्टर लोवरफील्ड का लाइफ स्पेन हमारा 1903 से लेकर 1960 तक चलता रहा है। अब इनका क्या रोल है, इन्होंने तो एक बुक लिखी थी क्रिएटिव एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी क्रिएटिव एंड मेंटल ग्रोथ, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इन्होंने आर्टिस्टिक डेवलपमेंट प्रॉपर डिफाइन करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इतना नहीं पूछा जाता है पर आ जाएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि आप इन्होंने आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जिसमें बच्चों को डिवाइड करा। सबसे पहला तो स्क्रिबलिंग एज पर डिवाइड करा, जिसमें बच्चा क्या है स्क्रिबल करता है। सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिबलिंग वर्ड। स्क्रिबलिंग बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी स्टेज जहां बच्चे को पेंसिल दे दी जाए, उसको बेशक से कुछ लिखना नहीं आता, लेकिन आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे को पेंसिल दे देते हो, वो कॉपी पे कुछ भी गोला बनाता रहेगा, क्रॉस बनाता रहेगा, वो उसकी एज होती है स्क्रिबलिंग एज, ठीक है। उसके बाद प्री स्कीमेटिक एज, उसके बाद स्कीमेटिक एज, देन गैंग एज, उसके बाद स्यूडियो नेचुरलिस्टिक एज। तो ये एजेस इन्होंने डिफाइन करी हैं, आपको प्रॉपर याद करनी है। अगेन व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारा ये इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, वहां से आप एक बार पढ़ लीजिए, सिर्फ रीडिंग लगा लीजिए, उतना इनफ है अगर एजुकेशनल थिंकर आपको पेपर में। और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसका तो आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, जब आर्ट को आप इंटीग्रेट करते हो बाकी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। क्या माना जाता है, बच्चे आर्ट एजुकेशन एक फन के लिए बच्चे करते हैं बेसिकली। जैसे आप देखते हो बचपन में ड्राइंग का पीरियड होता था, तो वो सिर्फ हफ्ते में एक बार होता था, तो बेसिकली वो गलत है, वो क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन आर्ट को आप कैसे सीख सकते हो बाकी सब्जेक्ट में, अब जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस एजुकेशन है, ये आप जो है डेली करते हो। क्यों पढ़ते हैं बच्चे डेली, क्योंकि टफ माने जाते हैं, ज्यादा हार्ड माने जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो आर्ट एजुकेशन को आपको उन सब्जेक्ट से जो बच्चों के लिए बोरिंग बन जाते हैं और एक बर्डन बन जाते हैं, उनको प्रेशराइज कम करने के लिए आर्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट करके पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप कैसे, देखो लैंग्वेज पढ़ रहा है बच्चा, तो आप आर्ट एजुकेशन कैसे कराओगे उसको। जब बच्चा लैंग्वेज पढ़ रहा है तो कोई स्टोरी आप उसको बता रहे हो, तो बजाय इसके कि बच्चा किताबों से पढ़े, उसको आप फ्लैश कार्ड से पिक्चर्स दिखा सकते हो, है ना। अब एसएसटी में, सोशल स्टडीज में ग्लोब हो गए, मैप्स हो गए, ये सब आर्ट एजुकेशन से रिलेट करके आप पढ़ा सकते हो। मैप आप बच्चे को जिस दिन कराओगे, आप एक ऐसी टेक्निक यूज करके करा सकते हो जिससे बच्चे की लर्निंग स्टेबल रहे। उसके बाद साइंस में डायग्राम आप बनाते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आर्ट एजुकेशन का रोल होता है, आप प्रॉपर स्कीम से बनाते हो। उसके बाद है आपका क्ले भी आप कैसे साइंस में पढ़ा सकते हो, जैसे कोई फ्रूट्स ड्रॉ करा दिए, ये प्राइमरी लेवल पे कर सकते हो। डायग्राम्स आपके एलिमेंट्री लेवल पर हो गए, ठीक है।
मैथमेटिक्स में शेप्स हो गई और जो ज्योमेट्री का पूरा कंसेप्ट है एलिमेंट्री लेवल पे, वो पूरा आप आर्ट एजुकेशन से रिलेट करके पढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा, लर्निंग जो है काफी एनहेंस होगी और रिजल्ट किस में होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट में। होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का को करिकुलर डेवलपमेंट भी और करिकुलर डेवलपमेंट भी, ठीक है, एकेडमिक एज वेल एज को करिकुलर डेवलपमेंट। अब आते हैं म्यूजियम। म्यूजियम क्या है, एक यूनिक इंटरेक्शन है और बच्चों के रिक्रिएशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी एक बार आप बच्चे को मान लीजिए कोई पिकनिक पे लेकर जा रहे हैं तो किसी म्यूजियम की टूर कराते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे का, ठीक है, और नॉलेज गेन करेगा, हैंड्स ऑन लर्निंग मिलेगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगी, क्रिएटिविटी डेवलप होगी। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें आप इजीली अपने आप से भी पॉइंट बना के लिख सकते हो। एज सच आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे नहीं, आपके जो दिमाग में आ रहा है वो पॉइंट लिख सकते हो और बहुत इजी कंसेप्ट है। अब एक और कंसेप्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट वे थ्रू एनालिसिस ऑफ सर्वाइविंग फिजिकल रिमेन्स। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हिस्टोरिकल चीज को पढ़ना, ठीक है, आप किसी भी हिस्टोरिकल चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो या उसके पीछे का इतिहास जान रहे हो, वो सब क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर करते हैं, प्रेशर और कंजर्व और प्रोटेक्ट। अब जैसे आप देखते होगे पुराने के टाइम पे जो सिविलाइजेशंस थी, एसएसटी में पढ़ा होगा, जो सिविलाइजेशन थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो क्या इलेबोरेट करती है कि इंडिया बहुत ज्यादा रिच रहा है आर्ट के कल्चर में, आर्ट बहुत ज्यादा डेवलप करी है इंडिया ने। एंड प्रिंट मटेरियल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग विजुअल आर्ट, ये विजुअल आर्ट के लिए है बेसिकली। तो आप कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करोगे विजुअल आर्ट फॉर्म के लिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता है पेस्टल कलर्स। पेस्टल कलर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक स्टिक फॉर्म के कलर होते हैं जो कि पाउडर्ड पिगमेंट होता है उनका, ठीक है, इतने थिक नहीं होते, इतने थिन नहीं होते, लेकिन एक बैलेंस बनाते हैं थिकनेस और थिननेस के बीच में, ठीक है। अब पोस्टर कलर्स क्या होते हैं, बेसिकली ओपेक कलर्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, काफी ज्यादा थिक कलर होते हैं ये, ठीक है, और बेसिकली ये जो है बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, ड्राइज फास्ट। उसके बाद आता है रंगोली। रंगोली कलर्स में आप सैंड के जो कलर्स बेसिकली जो मार्केट में यूजुअली मिल जाते हैं हमें, तो वो वाले आते हैं हमारे रंगोली में, ठीक है। उसके अलावा क्ले से भी रंगोली बनती है, कम लोग बनाते हैं पर क्ले से भी रंगोली बनती है। उसके अलावा डस्ट से बनती है और उसके अलावा अगर आपको होममेड प्रोडक्ट से बनानी है तो जैसे आप टर्मरिक से बना सकते हो, येलो कलर हो गया आपका, ठीक है, और आप आटे से व्हाइट कलरिंग कर सकते हो या चावल के आटे से आप व्हाइट कलरिंग कर सकते हो। तो ये होममेड थिंग्स होती हैं जिससे आप बनाते हो। और बेसिकली क्या होता है, इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, जो चौक बनाते हैं, इसमें चौक वर्ड का भी चौक बनाते हैं, वो आपका व्हाइट और यानी कि आटे से और आपकी जो हल्दी होती है टर्मरिक, उसके यूज से बनाते हैं। पहले के टाइम पे रंगोली कलर से रंगोली नहीं बनाते थे, सिर्फ आटा और हल्दी का यूज करके बनाते थे, ठीक है। उसके बाद है आपका ड्राइंग। ड्राइंग में बेसिकली क्या होता है, देखो, एक तो चौक से आप ड्राइंग कर सकते हो जो कि आप आजकल तो कोई नहीं करता है। उसके अलावा पेंसिल, चारकोल, क्रेयॉन्स, आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो जो खुद आपने ड्राइंग करी हो अब तक। कोलाज मेकिंग। कोलाज मेकिंग में बेसिकली पेपर कटिंग और जो भी अलग अलग थिंग्स को एक जगह पे ऐड किया जाता है वो आपका कोलाज मेकिंग होता है। पपेट्री। पपेट्री बेसिकली कठपुतली होता है। कठपुतली आप कैसे बना सकते हो, एक तो फिंगर्स के यूज से बना सकते हो, सॉक्स से आपने देखा होगा, उसके अलावा स्टिक से आप पपेट्स बना सकते हो, उसके अलावा ग्लव से, ठीक है। अब क्ले मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्ले मॉडलिंग एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एक तो राउंड करने में, जैसे आपने क्ले से कोई चीज ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो आप राउंड करते हो उसको, ठीक है, या प्रेस एंड पिंच करते हो, शेप देने के लिए आप प्रेस और पिंच करते हो। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ता है क्ले मॉडलिंग से। प्राइमरी लेवल पर क्ले मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होती है, आपकी फाइन मोटर स्किल्स जो है डेवलप होती है, यानी कि बच्चे का जो है अपने पाम्स का यूज करता है, फिंगर्स का यूज करता है, जिससे क्या होता है उसकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती है। तो ये सारा था आपका डिफरेंट मटेरियल्स इन विजुअल है परफॉर्मिंग आर्ट में म्यूजिक, डांस और ड्रामा, ठीक है। तो म्यूजिक से शुरुआत करते हैं। म्यूजिक बेसिकली क्या होता है, आर्ट ऑफ कंबाइनिंग साउंड एंड सीक्वेंस। एक ऐसी आर्ट जहां पे आप कुछ साउंड्स को और सीक्वेंस को कंबाइन करते हो, तो वो क्या होता है, आपका म्यूजिक होता है। म्यूजिक के एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें
इसके एलिमेंट्स है पिच, रिदम, मेलोडी, टिम्बर, टेक्सचर। पिच क्या होता है कि आप अपनी वॉइस को कितने हाई लेवल पर ले जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो उसकी। रिदम क्या होता है कि आप जो है उसके सब सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, वो आपकी रिदम होती है। मेलोडी होती है कितनी स्मूथनेस से आप गा रहे हो। टिम्बर हो रहा है कि आप कितने चेंजेस कर रहे हो उसमें। और टेक्सचर होता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में, किस लेंथ में गा रहे हो और मेंटेन करना उस लेंथ को। ठीक है, अब कुछ आपको इसके याद रखने होंगे स्टेट वाइज कि कौन से गाने गाए जाते हैं इंडियन सॉन्ग्स में। सबसे पहला तो रसिया गीत गाया जाता है उत्तर प्रदेश में, पांखीड़ा गाया जाता है राजस्थान में, लोटिया भी राजस्थान में, मांडो गोवा में, पांडवी छत्तीसगढ़ में, होरी यूपी में और गजल। देखिए इनमें से बेशक से आप कोई 5 याद करिए, कोई 3 याद करिए, लेकिन याद ऐसे करिए कि करेक्ट स्टेट आप उसकी याद करें। ठीक है, और 1 मार्कर में तो पूछा ही जा सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने आंसर में ये लिखते हो तो आंसर आपका इफेक्टिव होता है काफी ज्यादा, लेकिन गलत नहीं लिखना है। लिखना वही है जो आपको याद है, याद नहीं है तो मत लिखो। ठीक है, जो याद है वही लिखना है। अब डांस, डांस क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। एक ऐसी आर्ट फॉर्म जहां पे आप अपनी बॉडी को, एक्शंस को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हो, वो होता है आपका डांस। इसके एलिमेंट्स होते हैं बॉडी, एक्शन, एक्सप्रेशन और एनर्जी। आप कुछ इसके डांस फॉर्म्स याद रखोगे। बिहू, बिहू डांस किया जाता है असम में। ठीक है, उसके अलावा कजारी बिहार में, गरबा गुजरात में, याद रहेगा। घूमर, घूमर भी याद रहेगा राजस्थान में। कथकली, कथकली और कथक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कथकली जो है केरला का है और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। भांगड़ा पंजाब में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। देखिए ये जो म्यूजिक फॉर्म्स है, ये जो डांस फॉर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिर्फ डीएलएड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके केवीएस, DSSB, CTET, ये आपकी जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, ये आप जितनी ज्यादा अच्छी करो उतना बेहतर है। तो मेरा सजेशन है कि आप ये साथ के साथ याद करो और विद एग्जैक्ट स्टेट याद करो। ये होना चाहिए आपको याद, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर टाइम कम है, कल ही पेपर है, तो देखिए तो आप 5 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट करिए। ड्रामा के बारे में, ड्रामा बेसिकली क्या होता है? अ प्ले फॉर ट्रेजेडी, कॉमेडी और मेलो ड्रामा। एक ऐसा प्ले जो कि किसी भी ट्रेजेडी यानी कोई भी घटना पे आधारित हो, किसी हास्य नाटक में यानी कॉमेडी पे, और मेलोड्रामा। मेलोड्रामा बेसिकली आप देखते हो टीवी सीरियल्स में, वो सारा मेलोड्रामा में आता है। ठीक है, और आपका ट्रेजेडी में जैसे आपने कोई मूवीज देखी होंगी जो रियल लाइफ एक्सीडेंट पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो कॉमेडी होती है जो आप कॉमेडी नॉर्मल देखते हो आप टीवी शोज पे, वो सब आपका ये ड्रामा का पार्ट है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक तो प्लॉट, थीम, करेक्टर, डायलॉग। ठीक है, ये इसके एलिमेंट होते हैं। अब आपके कुछ इंडियन ड्रामा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो नौटंकी, नौटंकी करी जाती है उत्तर प्रदेश में। तमाशा, बेसिकली बोला जाता है ड्रामा को, फॉर्म सारे यही होते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में भवई, गुजरात में कठपुतली, राजस्थान में। इसके अलावा एक और ऐड करोगे आप, नुक्कड़ नाटक, वो भी आपका ड्रामा है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हो, तो आप पढ़ते पढ़ते ही थक गए होगे बेसिकली ये वाला टॉपिक। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस जो कि कंटिन्यू चलने वाला एक ऐसा इवैल्यूएशन जहाँ पे आप स्कॉलर और को स्कॉलर एस्पेक्ट दोनों कवर करो, यानी कि सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट ही नहीं, बच्चे का जो को करिकुलर एस्पेक्ट है, ठीक है, उसको भी आप इवैल्यूएट करो। वो आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आप इस ऑफ से याद रखोगे। जहां पे ऑफ है उसका मतलब है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जहां पे फॉर है, फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है समेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट होता है जो कि आप एंड पीरियड ऑफ टाइम पे करते हो। जैसे कि आपके एनुअल एग्जाम्स है जो डीएलएड के हो रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं? समेटिव असेसमेंट ही तो हो रहे हैं। ठीक है, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब बीच में कोई यूनिट टेस्ट ले लिया बच्चे का, वो आपके फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ टूल्स होते हैं, असाइनमेंट्स, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का डेटा होता है, ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और एनकेडोटल रिकॉर्ड्स, ये सब आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी आर्ट एजुकेशन की पूरी 1 शॉट वीडियो सारी यूनिट्स की। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर क्लियर करूंगी। बाकी सब्जेक्ट्स में भी जिन बच्चों के डाउट थे मैंने जरूर क्लियर करे थे।
ठीक है, और एग्जाम से पहले क्लियर करे थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके आंसर्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। उसका चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी आर्ट एजुकेशन की वीडियो। आपके एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं। आर्ट एजुकेशन आपका लास्ट एग्जाम है। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और लास्ट एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। आपने जितनी मेहनत करी होगी आपको उतना रिजल्ट जरूर मिलेगा और आप जरूर अच्छे नंबरों से पास होंगे। एक और बात, अगर आपके ये एग्जाम खत्म हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं आपका और हमारा सफर यहीं पे खत्म हो गया है। मैं आपके लिए सीटेट की वीडियोस भी लेकर आऊंगी और आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगी सीटेट के। बेसिकली आपने देखा होगा, आप सीटेट का कंटेंट बहुत जगह आप देख सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर जो है बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। प्रीवियस ईयर के सोर्सेज उन्हें ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, बुक्स खरीदनी पड़ती है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के लिए आप सिर्फ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और प्रीवियस ईयर की बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और उम्मीद है मुझे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अपने लाइफ में बहुत चीजें अचीव करोगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।